am Pinky Sivas. Today I am here to explain chapter number 8, 8th standard CBSE. Name of the chapter is Confronting Marginalization. So let's start the chapter. Here we are going to know about how these various groups, those are considered as marginalized, how they challenge their situation or marginalized, वो किस तरीके से अपने इस मार्जिनलाइजेशन को उन्होंने चैलेंज किया है या फिर अपने सिचुएशन को चेंज करने के लिए इन स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ ने क्या कदम उठाए हैं. इन द प्रीवियस चैप्टर वी रेड अबाउट, हमने प्रीवियस चैप्टर में 2 अलग अलग ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था. हमने ये देखा था कि उनको किस तरीके से अनइक्वलिटी उनके साथ की जाती है, अनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव उनके साथ किया जाता है. हालांकि ये पावरलेस हैं. इस तरह के जो ग्रुप होते हैं वो लड़ाई लड़ते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं. जिस तरीके से उनको एक्सक्लूड किया जाता है, उनको डोमिनेट किया जाता है, इन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ ये बहुत ज़्यादा अपने संघर्ष करते हैं. उन्होंने अपनी सिचुएशन से पार पाने के लिए उन्होंने बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेटजीज़ को अपनाया है और इसका एक लंबा इतिहास रहा है. एंड दीज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इकोनॉमिक अपलिफ्ट, देयर अपीयर्स टू बी नो वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स. इसके लिए उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके अपनाए हैं. आर्म स्ट्रगल हुए हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर एजुकेशन को लेकर इन लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश की है. In all cases, the choice of struggle has depended on the circumstances. इन सभी चीज़ों में जो चॉइस ऑफ स्ट्रगल रही है वो डिपेंड करती है सर्कमस्टेंसेस के ऊपर दैट द मार्जिनलाइज फाइंड देमसेल्फ इन, कि किस तरीके के मार्जिनलाइज सिचुएशन में ये लोग, ये स्पेसिफिक कम्युनिटी अपने आप को पाती है. इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि सम ऑफ द वे in which the group and individual challenge existing inequalities, कि किस तरीके से जो भी ग्रुप हैं, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने चैलेंज किया था जो भी उनके साथ एग्जिस्टिंग इनइक्वलिटीज़ हो रही थी, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उस चीज़ को लेकर. आदिवासी है, दलित है, मुस्लिम है, विमेन है या फिर दूसरे जो मार्जिनलाइज ग्रुप हैं, दे आर्ग्यू दैट सिंपली बाय बीइंग सिटीजन ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री दे पोजेस इक्वल राइट दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड. जितने भी मार्जिनलाइज ग्रुप है, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, मुस्लिम हो, विमेन हो या जो भी SC ST ग्रुप हो, उन लोगों ने ये सिंपल क्वेश्चन किया, आर्ग्यू किया कि क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक देश के निवासी हैं, सिटीज़न हैं, उनको भी इक्वल राइट मिलने चाहिए और उनको भी रिस्पेक्ट उतना ही मिलना चाहिए और उनके जो राइट है, उनके जो फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है, उनको रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए. Many among them look up to the constitution to address their concern. इनमें से बहुत सारे जो समुदाय के लोग हैं वो अपने हितों की रक्षा के लिए किसकी तरफ देखते हैं? हमारे संविधान की तरफ देखते हैं. इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ समथिंग दैट मार्जिनलाइज ग्रुप इन्वोक इन द कोर्स ऑफ देयर स्ट्रगल. कि हमारे जितने भी मार्जिनलाइज ग्रुप हैं, इन्होंने जो भी स्ट्रगल किया है उसमें इन्होंने हमारे संविधान को किस तरीके से देखा है और उसका किस तरीके से सहारा लिया है. एज ए पार्ट ऑफ दिस वी विल लुक एट हाउ द राइट्स आर ट्रांसलेटेड इनटू लॉज टू प्रोटेक्ट. हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से इनके जो राइट है इनके ट्रांसलेट किया जाता है कानून बनाने को लेकर, और ताकि इन लोगों को जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उससे इनको बचाया जा सके. और गवर्नमेंट के एफर्ट भी देखेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी देखेंगे जो गवर्नमेंट ने अपनाई हैं ताकि इन लोगों के, ये जो मार्जिनलाइज ग्रुप हैं, इनके डेवलपमेंट में इनको हेल्प की जा सके. इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन एज यू हैव लर्न, जैसा हमने हमारे संविधान के बारे में पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, कि हमारे संविधान दे ले डाउन द प्रिंसिपल दैट मेक्स आवर सोसाइटी एंड पॉलिटी डेमोक्रेटिक. हमारा संविधान उन सिद्धांतों को रखता है जिससे हमारा समाज और हमारी जो राजनीति है वो डेमोक्रेटिक बनती है. दे आर डिफाइंड इन एंड थ्रू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट. इनको डिफाइंड किया गया है हमारे फंडामेंटल राइट्स की सहायता से, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे संविधान का. दीज राइट्स आर इन अवेलेबल टू ऑल. ये जो राइट हमारे 6 फंडामेंटल राइट हमको दिए गए हैं ये सभी नागरिकों को दिए गए हैं, और ताकि हमारा जो भारत है उसमें इक्वली सब लोगों को ट्रीट किया जा सके. एज़ फार एज मार्जिनलाइज आर कंसर्न, जहाँ तक मार्जिनलाइज ग्रुप्स की बात है, दे हैव ड्रॉन ऑन दीज राइट्स इन 2 वेज. यहाँ पर इन लोगों के लिए 2 तरीके से इन राइट्स की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है. पहला,
First, by insisting on their fundamental right, they have forced the government to recognize the justice done to them. पहला तो ये कि ये इंसिस्ट करते हैं इनके फंडामेंटल राइट को कि गवर्नमेंट जो है वो इनके हितों को पहचाने और जो भी इनजस्टिस इन लोगों के साथ हो रहा है उसको दूर किया जाए. सेकेंड, दे हैव इंसिस्टेड, दूसरा इन्होंने इंसिस्ट किया है कि जो गवर्नमेंट है वो इन कानूनों को इनके लिए लागू भी करवाए. इन सम इंस्टेंसेस, कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पर जो स्ट्रगल रहा है मार्जिनलाइज ग्रुप का, इट हैव इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट टू फ्रेम न्यू लॉज इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ फंडामेंटल राइट. कुछ ऐसी भी इंस्टेंसेस सामने आए हैं जहाँ पर ये जो मार्जिनलाइज ग्रुप है इन्होंने सरकार को फोर्स किया है कि वो सरकार इन लोगों के लिए कुछ नए कानून फ्रेम करे, जब फंडामेंटल राइट की स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए. आर्टिकल 17 जो है हमारे संविधान का वो ये कहता है कि जो अनटचेबिलिटी है इट हैज़ बीन अबॉलिश्ड. व्हाट इज़ दिस मीन, इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो व्यक्ति है किसी भी दलित के साथ रोक नहीं सकता उसको एजुकेशन देने में, उसको टेंपल में एंट्री करने से, उसको पब्लिक फैसिलिटीज़ को यूज़ करने से. इसका मतलब ये भी है कि ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी जो है, एंड दिस प्रैक्टिस विल बी नॉट टॉलरेटेड बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. और ये जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है इसको कोई भारत की जो प्रजातांत्रिक गवर्नमेंट है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी. जबकि फैक्ट तो ये है कि जो अनटचेबिलिटी है ये एक पनिशेबल क्राइम माना जाता है. अभी देयर आर अदर सेक्शन, हमारे संविधान के दूसरे सेक्शन भी हैं जो हेल्प करते हैं इस आर्ग्यूमेंट को, जो अनटचेबिलिटी का जो आर्ग्यूमेंट है इसको और भी मजबूत बताते हैं. एग्जाम्पल के लिए जो आर्टिकल 15 है संविधान का वो ये कहता है कि कोई भी सिटीजन जो है उसको उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा उसके धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. नाउ देयरफॉर दलित कैन इन्वोक, इसीलिए जो दलित हैं दे कैन इन्वोक और ड्रॉन ऑन ए फंडामेंटल राइट, कि जो दलित हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं जो फंडामेंटल राइट है एक ऐसी सिचुएशन में वेयर दे फील दे हैव बीन ट्रीटेड बैडली बाय सम इंडिविजुअल और कम्युनिटी और इवन बाय द गवर्नमेंट. दे हैव ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिमांडिंग दैट द गवर्नमेंट अबाइड बाय इट एंड जस्टिस टू देम. इसीलिए कभी भी जो दलित लोग हैं यदि उनके फंडामेंटल राइट्स के साथ कभी भी किसी भी सिचुएशन में यदि उनके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट किया जाता है या कोई भी पर्सन उनको गलत तरीके से ट्रीट करता है या कोई समुदाय उनको गलत तरीके से ट्रीट करता है, इवन अगर गवर्नमेंट भी उनको गलत तरीके से ट्रीट करती है तो ये सरकार की अटेंशन अपनी तरफ खींचते हैं और सरकार का ध्यान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ करते हैं और डिमांड करते हैं कि उनको संविधान के साथ जोड़कर उनको देखा जाए और उनको जस्टिस मिलना चाहिए. लाइकवाइज अदर माइनॉरिटी ग्रुप, दलित लोगों के अलावा जो भी दूसरे माइनॉरिटी ग्रुप हैं दे हैव ड्रॉन ऑन द फंडामेंटल राइट, वो भी हमारे फंडामेंटल राइट जो है फंडामेंटल राइट वाला जो सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं. दे हैव पर्टिकुलरली ड्रॉन अप द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पर्टिकुलरली इन लोगों के लिए जो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन एंड कल्चरल एजुकेशन राइट. इसमें क्या है इन द केस ऑफ ये जो कल्चरल और एजुकेशन राइट वाला डिस्टिंक्ट कल्चर रिलीजियस ग्रुप लाइक मुस्लिम पारसीज हैव राइट टू बी टू द गार्जियंस ऑफ द कंटेंट ऑफ देयर कल्चर एज वेल एज द राइट टू मेक डिसीजन ऑन हाउ बेस्ट एंड कंटेंट इज टू बी प्रिजर्व्ड. ये जो राइट है जिसमें जो फंडामेंटल राइट जो है कि जिसमें हमको अधिकार दिया गया है कि हम अपनी संस्कृति को बचा के रख सकें और उसको प्रिजर्व करें और हमारे जो एजुकेशनल राइट हैं उनको प्रिजर्व करें. तो उसमें जो भी माइनॉरिटी ग्रुप हैं उनको भी ये पूरा अधिकार दिया गया है कि वो अपने कल्चर के, अपने संस्कृति के गार्जियंस बन सके और डिसीजन ले सकें कि किस तरीके से उनका जो बेस्ट कंटेंट है उसको प्रिजर्व किया जा सके. दस बाय ग्रांटिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ कल्चरल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई टू इंश्योर कल्चरल जस्टिस टू सच ग्रुप. इस तरीके से हमारा जो संविधान है वो
माइनॉरिटी ग्रुप के लोगों को ये भी गारंटी देता है कि वो अपने संस्कृति को बचा के रख सकते हैं और उनकी संस्कृति जो है उसको भी पूरी तरीके से न्याय मिलेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन डज दिस सो, हमारा संविधान इसलिए ऐसा करता है ताकि इन लोगों का जो कल्चर है, जो कस्टम है, जो रीति रिवाज हैं, वो दूसरी मेजॉरिटी ग्रुप के द्वारा डोमिनेट ना किए जाएं, और अगर वो डोमिनेट होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए हमारा संविधान ये गारंटी देता है कि जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप हैं उनके कल्चर को, उनके कस्टम को, उनके रीति रिवाजों को अच्छे तरीके से वो प्रिजर्व करके रख सकते हैं और उसको वो आगे जारी रख सकते हैं। लॉज फॉर द मार्जिनलाइज, किस तरीके से कानून बनाए गए हैं मार्जिनलाइज समुदाय के लिए। जैसा कि हमने पढ़ा, द गवर्नमेंट मेक लॉज, हमारी सरकार जो है वो कानून बनाती है ताकि हमारे जो देश के सिटीज़न हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। येट दिस इज़ नॉट द ओनली वे, लेकिन ये एक अकेला ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम काम करते हैं। देयर आर स्पेसिफिक लॉज, बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जाते हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जो भी मार्जिनलाइज ग्रुप है उनके लिए। हमारे देश में कुछ ऐसी पॉलिसी, ऐसी स्कीम हैं that emerge enough through other means like setting up a committee। बहुत अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि कमेटी बनाना या फिर सर्वे करवाना। जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके से एफर्ट करती है ताकि इन पॉलिसीज़ को प्रमोट किया जा सके, ताकि जो स्पेसिफिक ग्रुप हैं उनको बराबर से अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। सरकार टाइम टू टाइम ऐसे सर्वे कराती है, कमिटी सेटअप करती है जो स्पेशल काम करती हैं इन मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए, और इनके वेलफेयर के लिए सरकार जो है वो किस तरीके से कदम उठा सकती है। तो प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, सरकार सबसे पहले क्या करती है, सोशल जस्टिस प्रमोट करने की कोशिश करती है। एज अ पार्ट ऑफ देयर एफर्ट इम्प्लीमेंट और द कॉन्स्टिट्यूशन बोथ स्टेट, जो हमारा संविधान है और संविधान और हमारा जो स्टेट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो दे क्रिएट स्पेसिफिक स्कीम, ये कुछ स्पेसिफिक स्कीम बनाती हैं। इम्प्लीमेंटेशन इन ट्राइबल एरियाज, जो भी ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ उन लोगों के लिए, और या फिर जो भी जिन भी एरिया में ज़्यादा दलित पॉपुलेशन है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इस तरीके, या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से स्कीम लागू करती है। एग्जाम्पल के लिए जो गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट प्रोवाइड फॉर फ्री और सब्सिडाइज्ड हॉस्टल for student of Dalit and Adivasi community so that they can avail the education facilities that not be able to available in their locality। सरकार जो है वो दलित और आदिवासी कम्युनिटीज़ के बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटी, ताकि उनको मिल सके, उनको सब्सिडी मिलती है, छूट मिलती है, या फिर उनको फ्री हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है, स्पेशली दलित लोगों के बच्चों के लिए और आदिवासी कम्युनिटीज़ के लिए, ताकि क्योंकि इनके एरिया में एजुकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं, जो दूर आकर इनको हॉस्टल में रहना पड़ता है, ताकि ये लोग फ्री में या फिर सब्सिडी पर हॉस्टल में रह सके और एजुकेशन पा सकें। तो सरकार इस तरीके से पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है। इसके साथ साथ इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग सर्टेन फैसिलिटीज़ द गवर्नमेंट आल्सो ऑपरेट्स थ्रू लॉज टू इंश्योर दैट कॉन्क्रीट स्टेप आर टेकन। उसके साथ साथ अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो ऑपरेट करती है कानूनों के थ्रू, कानूनों के अनुसार कि इंश्योर किया जा सके कि सही तरीके से स्टेप उठाए जा रहे हैं ताकि इक्वलिटी रहे पूरे सिस्टम में। ऐसी ही एक पॉलिसी है रिजर्वेशन पॉलिसी। वन सच पॉलिसी इज़ और लॉ इज़ रिजर्वेशन पॉलिसी। ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और हाईली द लॉज विच रिज़र्व सीट। अब ये क्या है, ये रिजर्वेशन पॉलिसी, ये एक ऐसा कानून है जिसमें एजुकेशन और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरियों में या हमारे जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, वहाँ पर दलित और आदिवासी लोगों के लिए सीट रिज़र्व की जाती है, जिस पर सिर्फ दलित या आदिवासी लोगों के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। और इन सोसाइटी
in society like ours, where the for centuries section of population have been denied opportunity to learn and work in order to develop new skills or vocation, the democratic government needs to step in and assist these section. अब अगर कोई ऐसा बोले, बहुत सारे लोग इसके विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं कि क्यों रिजर्वेशन पॉलिसी होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन इसका सही आर्ग्यूमेंट ये है कि हमारे भारत जैसे देश में जहाँ पर इन लोगों को जो भी मार्जिनलाइज ग्रुप हैं, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, इन लोगों को सदियों से सभी सुख सुविधाओं से डिप्राइव रखा गया है, वंचित रखा गया है हमेशा से इन लोगों को वंचित रखा गया। तो इन लोगों को अगर ऐसे ही पीछे रखा जाएगा तो कभी भी इन लोगों को बराबरी में आने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये सरकार की जो पॉलिसी है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सही है। हाउ डज़ द रिजर्वेशन, अब ये रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो किस तरीके से काम करती है। गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया, भारत में जो सरकार है वो अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर करती है, उनके पास अपनी एक लिस्ट होती है जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट या दलित या शेड्यूल्ड ट्राइब या बैकवर्ड या मोस्ट बैकवर्ड कास्ट जो है उनका एक पूरा ब्यौरा होता है, पूरी लिस्ट होती है सरकार के पास। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास भी एक लिस्ट होती है। जो राज्यों की सरकारें हैं उनके पास तो होती ही हैं कि उनके अलग अलग राज्यों में कितने लोग शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, कितने लोग दलित हैं, कितने लोग शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास भी ऐसी लिस्ट होती है। स्टूडेंट जो हैं वो अप्लाई करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, एंड दोज अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, या फिर गवर्नमेंट की जो जॉब निकलती हैं, गवर्नमेंट पोस्ट जो होती हैं उनके लिए भी ये लोग अप्लाई करते हैं। एक्सपेक्टेड टू फर्निश प्रूफ, और इनके पास एक सही तरीके से इनकी कास्ट का या ट्राइब का स्टेटस का एक प्रूफ होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कास्ट, और ये मिलता है इनको कास्ट और ट्राइब सर्टिफिकेट के रूप में। बहुत सारे जो गवर्नमेंट और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं वो मांगते हैं कैंडिडेट से कि वो मेंशन करे अपनी कास्ट को, अपनी ट्राइब के स्टेटस को। इफ़ ए पर्टिकुलर दलित कास्ट और ए सर्टेन ट्राइब इज़ ऑन द गवर्नमेंट, अगर वो पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर ट्राइब जो है वो गवर्नमेंट की लिस्ट में है तो वो जो कैंडिडेट है उस पर्टिकुलर कास्ट और ट्राइब का वो अवेल कर सकता है, वो बेनिफिट, जो भी रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो उसको प्राप्त कर सकता है। फॉर एडमिशन टू कॉलेजेस, स्पेशली टू द इंस्टीट्यूट्स ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन सच एज, अगर जो भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए स्पेशली जो इंस्टीट्यूशन खोले गए हैं एजुकेशन को लेकर, या फिर मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट है डिफाइन, वो एक सेट करती है कट ऑफ मार्क्स की, भाई इतने आने चाहिए यदि किसी बच्चे को यहाँ पर एंट्रेंस लेना है, यहाँ पर एडमिशन लेना है। तो इसका मतलब ये है that means not all Dalit or tribal candidate can qualify for admission, but only those who have done reasonably well and secured marks above the cut-off point। इसीलिए अब सारे बच्चे तो वहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाएंगे, सिर्फ वो बच्चे ले पाएंगे जिन्होंने अच्छा किया है और उन्होंने अच्छे मार्क्स सिक्योर किए हैं कट ऑफ पॉइंट तक जाने के लिए। गवर्नमेंट जो है ऑल्सो ऑफर स्पेशल स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल स्कॉलरशिप भी देती है ऐसे बच्चों के लिए। नेक्स्ट, protecting the rights of Dalit and the Adivasis. In addition to the policies of our country, हमारे जो देश की जो पॉलिसी है और कंट्री, ये इसमें स्पेसिफिक लॉज बनाए गए हैं टू एंड गार्ड अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, ताकि ये जो लोग हैं, आदिवासी जो लोग हैं, इनको प्रोटेक्ट किया जा सके जो भी डिस्क्रिमिनेशन या जो भी एक्सप्लॉयटेशन इन लोगों के साथ हो रहा है। यहाँ पर कुछ फॉलोइंग केस दिया गया है, केस स्टडी दी गई है दलित लोगों की, वो हम पढ़ते हैं। एक गांव था जाकमलगुर, वो आर गियरिंग अप फॉर बिग फेस्टिवल। ये जो गांव है जाकमलगुर, इसमें एक किसी बड़े फेस्टिवल की तैयारी हो रही है। पिछले 5 सालों में जो लोकल डाइटी इज़ ऑनर्ड, यहाँ पर जो लोकल इनका देवता है उसकी पूजा की जाती है, और आसपास के गांव से लगभग बहुत सारे जो आसपास के जो 20 गांव हैं वहाँ से बहुत सारे पुजारी इकट्ठा होते हैं एंड कम फॉर 5 डे इवेंट, और ये 5 दिन का जो इवेंट है उसके लिए आसपास के गांव 20 गांव से लगभग पुजारी इकट्ठा होते हैं उस लोकल देवता की पूजा करने के लिए। जो सेरेमनी है वो शुरुआत होती है विद द मेंबर ऑफ दलित कम्युनिटी वॉशिंग द फीट ऑफ ऑल प्रीस्ट एंड देन बाथिंग इन द वाटर यूज्ड फॉर दिस। इस जो यहाँ ये जो इनका फेस्टिवल है इसकी शुरुआत कैसे होती है कि जो भी लोग, जो दलित कम्युनिटी का एक मेंबर होगा वो इन सारे लोगों के पैर धोएगा, इन पुजारियों के पैर धोएगा, और फिर उस
पानी से वो स्नान करेगा। इन जाकमगुर द पर्सन हु परफॉर्म दिस टास्क बिलोंग टू रत्नाम्स फैमिली। अब यहाँ पर ये जो परफॉर्मेंस की जाएगी, ये जो काम किया जाएगा, उसके लिए जो व्यक्ति है वो किस एक जो रत्नाम्स है उसकी फैमिली से आएगा। उसका जो फादर और उसके जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने ये सारे काम किए थे। दो दे वर नेवर अलाउड टू एंटर, हालांकि इन लोगों को कभी भी मंदिर में जाने के लिए अलाउ नहीं किया गया। ये जो रिचुअल है इसको देखा जाता है एक ग्रेट ऑनर के रूप में जो इन लोगों को इस सोशल ओकेजन पे दिया गया है, दलित लोगों को। अब जो रत्नाम है उसकी बारी आई है। रत्नाम जो है वो अभी 20 साल का है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन उसने ये रिचुअल को परफॉर्म करने से मना कर दिया। उसने ऐसा बोला दैट ही हैड नो फेथ, उसको इस तरीके की प्रैक्टिस में कोई भी विश्वास नहीं है। ये एक फैमिली है। The family members were forced to perform this ritual because they were दलित। अब इसके फैमिली मेम्बर्स को फोर्स किया गया कि वो इस रिचुअल को परफॉर्म करे। रत्नाम जो है वो रिफ्यूज़ करता है और उसको इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जो भी पावरफुल कास्ट हैं विलेज की एंड सम फैमिलीज फ्रॉम हिज ओन कम्युनिटी, द पावरफुल कास्ट वर शॉक्ड दैट सच ए यंग बॉय हैड गट्स टू रिफ्यूज़। जो पावरफुल कास्ट है वो अभी वो शॉक हैं कि क्या इतना छोटा लड़का, उसके अंदर इतनी गट्स हैं कि वो इस काम को करने से मना करे इतने सारे पावरफुल लोगों के सामने। उनको ऐसा लगता है कि रत्नाम की जो एजुकेशन है विच अलाउ हिम टू इमेजिन दैट ही कुड स्टार्ट कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद देम। उनको ऐसा लगता है कि ये जो लड़का पढ़ रहा है इसकी एजुकेशन की वजह से उसके अंदर इतनी गट्स आ गए हैं कि वो अपने आप को इन लोगों को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर कर रहा है। दोज फॉर रत्नाम्स ओन कास्ट, यहाँ पर बहुत सारे उसके खुद की कास्ट के जो लोग हैं वो भी इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उनको डर सता रहा है पावरफुल लोगों का। उन्होंने मैनी वर्कड, उनमें से बहुत सारे जो लोग हैं वो डेली वेजेस पे काम करते हैं लेबरर के तौर पे, जितने भी जो पावरफुल लोग हैं इनकी सोसाइटी के, उनके खेतों में। इफ़ द डोमिनेंट कास्ट डिसाइडेड नॉट कॉल देम, अगर जो डोमिनेंट कास्ट है वो डिसाइड कर लेगी कि इन लोगों को अपने खेतों में काम करवाना ही नहीं है, तो वो पैसा कहाँ से कमाएंगे, अब वो सर्वाइव कैसे करेंगे। उन्होंने डिक्लेयर किया that the wrath of the local deity would strike them if they refused to give in। तो जो भी उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि जो लोकल जो देवता है उनका would strike them if they refuse, तो उनका भी क्रोध इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर ये मना करते हैं। तो रत्नाम जो है वो आर्ग्यू करता है कि that given not a single दलित had ever entered, कि इनमें से आज तक कभी भी हमारे दलित समुदाय के किसी भी एक व्यक्ति ने आज तक मंदिर में एंट्री भी नहीं की है, तो किस तरीके से जो उनका लोकल डाइटी है वो उनसे एंग्री हो सकता है। द पावरफुल कास्ट डिसाइडेड टू टीच, अब जो पावरफुल कास्ट के लोग हैं इन्होंने रत्नाम को एक सबक सिखाने का सोचा। His community was ordered to ostracize him and his family। अब उन्होंने क्या बोला कि उसकी जो फैमिली है कि ये जो इन लोगों ने ये सोचा कि ये कम्युनिटी है, इन्होंने ऑर्डर किया कि इनके फैमिली को, ऑस्ट्राइज का मतलब होता है कि उनको एक्सक्लूड कर देना, उनको कट ऑफ कर लेना, कि कोई भी जो व्यक्ति है वो ना ही इनके परिवार के साथ बात करेगा ना ही इनके साथ कोई भी रिश्ता रखेगा। वन नाइट सम मैन एंटर्ड देयर पार्ट ऑफ द विलेज एंड सेट हिज हट ऑन फायर। अब क्या हुआ, एक रात को कुछ लोगों ने इसके घर को आग लगा दी, इसकी झोपड़ी को आग लगा दी, रत्नाम की झोपड़ी को। ही मैनेज टू एस्केप विद हिज मदर, ये अपनी माँ के साथ वहाँ से भागने में कामयाब हो पाया। रत्नाम देन वेंट, उसने इस केस फाइल किया लोकल पुलिस स्टेशन में अंडर द, किसके तहत, अंडर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट। अदर दलित फैमिली स्टिल डिड नॉट कम आउट इन हिज सपोर्ट, दूसरे जो दलित समुदाय के लोग थे, परिवार थे, वो इसके फेवर में आए ही नहीं सामने, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि अगर वो उसका सपोर्ट करेंगे तो जो पावरफुल कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ कर देंगे। द केस वॉज पिक्ड अप बाय द लोकल मीडिया, अब यहाँ पे लोकल जो मीडिया था उन्होंने इस केस को दिखाना शुरू किया, इसको कवर करना शुरू किया। एंड मैनी जर्नलिस्ट विजिटिंग द विलेज, बहुत सारे जो जर्नलिस्ट या पत्रकार थे वो गाँव में आ रहे थे। रत्नाम जो था वॉज रिटन अबाउट एज ए सिम्बल, वो एक दलित एक्शन के तौर पर, उसके सिम्बल के तौर पर उसको देखा जा रहा था। रिचुअल वॉज कॉल्ड ऑफ, रिचुअल को बंद कर दिया गया, बट इस फैमिली वॉज फोर्स टू मूव, लेकिन
forced to move out as they continue to be ostracized by the powerful caste in the village। लेकिन लगातार क्योंकि अब इनके फैमिली को गांव छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि लगातार इनके परिवार के साथ जो था वो दूसरे जो परिवार थे वो बात नहीं कर रहे थे, और उनको किसी भी कोई भी जो था उनके साथ किसी भी तरीके का जो रिश्ता था वो कोई रख नहीं रहा था, कोई उनसे बात नहीं करता था, इसीलिए और उनको सोशली बॉयकॉट कर दिया गया था, इसीलिए इसको और इसके परिवार को गांव को छोड़कर जाना पड़ा। दैट्स इट इन दिस वीडियो।